प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन का पॉडकास्ट रविवार को प्रसारित हुआ। इस पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 3 घंटे तक बोले। इस पूरे इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन सफर के साथ साथ देश के विभिन्न विषयों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने भारत चीन और भारत पाकिस्तान के बीच राजनीतिक संबंधों में सुधार पर भी टिप्पणी की है। साथ ही नरेंद्र मोदी आरएसएस से कैसे जुड़े, आरएसएस का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इंटरव्यू में ऐसे कई सवालों के जवाब दिए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी से गुजरात में 2002 में हुए दंगे को लेकर भी सवाल पूछा गया। इस दौरान मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए गुजरात दंगा मामले पर अपनी बात रखी है। उन्होंने ये भी कहा है कि उस मामले में जो भी दोषी थे उन्हें कानून के मुताबिक सजा दी गई। 2002 के गुजरात दंगों को कैसे देखते हैं मोदी, इस बारे में पूछे जाने पर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2002 के दंगों को लेकर झूठी कहानी बनाने की कोशिश की गई थी। 2002 से पहले गुजरात में 250 से ज़्यादा दंगे हुए थे और अक्सर सांप्रदायिक हिंसा होती थी। 2002 से पहले देश लगातार आतंकवादी हमलों और अस्थिरता से त्रस्त था, जिससे तनाव बढ़ गया था। उस समय विश्व में आतंकवादी गतिविधियों में भी वृद्धि हुई थी। 1999 में कंधार अपहरण कांड, 2000 में लाल किले पर हमला और 2001 में हमारी संसद पर हमला हुआ। यह बड़ी चुनौतियों का समय था, लेकिन 2002 के बाद गुजरात में एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ है। अब राज्य में स्थायी शांति है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मुलाकात के दौरान कहा है। यह धारणा गलत है कि 2002 अब तक का सबसे बड़ा दंगा था। हकीकत तो ये है कि 2002 से पहले भी गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, फिर भी यह 2002 की तरह कभी भी अंतर्राष्ट्रीय समाचार नहीं बना। तब हमारी सरकार ने स्थिरता लाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी राजनीतिक विरोधियों और मीडिया के कुछ समूहों ने हमारी छवि खराब करने की कोशिश की। फिर झूठ फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार न्याय की जीत हुई और अदालतों ने मेरा नाम बरी कर दिया, ऐसा मोदी ने अपनी स्पष्टीकरण देते हुए अपनी मुलाकात में कहा है। आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, अपने आलोचकों को हमेशा अपने पास रखिए, क्योंकि वे आपको बेहतर बनाने में मदद करते हैं। सच्ची आलोचना शोध और विश्लेषण पर आधारित होती है, ऐसा मोदी ने इस दौरान कहा। दुर्भाग्य से आज का मीडिया और राजनीतिक विरोधी अक्सर शॉर्टकट अपनाते हैं। सोच समझकर आलोचना करने की बजाय वे बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। लेकिन अब आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो आरोप है, आलोचना नहीं। तो वही दोस्तों, नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए रामदास आठवले ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार हिंदू और मुसलमानों को एक करना चाहती है। इस सरकार की सभी योजनाओं से मुस्लिम समुदाय को काफ़ी हद तक फायदा हो रहा है। हमारी एनडीए सरकार हिंदू मुसलमानों में भेदभाव नहीं करती। सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को आरक्षण दिया, जिसमें मुस्लिम भी शामिल थे। वक्फ बोर्ड की ज़मीन केवल कुछ लोगों के हाथ में ही थी और इससे मुस्लिम समुदाय को कोई फायदा नहीं हुआ। आठवले ने दावा किया कि अजान पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का रुख सही था, जबकि उन्होंने कहा कि नए स्वीकृत विधेयक से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। यह कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास छुपाया। छत्रपति संभाजी महाराज का नई पीढ़ी से परिचय फिल्म छावा के जरिए हुआ। उन्होंने कहा कि उनका असली इतिहास लोगों के सामने आ रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार हिंदू और मुसलमानों को एक करना चाहती है। उनकी सरकार ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण दिया, जिसमें मुस्लिम भी शामिल थे। जनधन योजना, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना है। इन योजनाओं से मुस्लिम समुदाय को भी लाभ मिलता है। इसलिए हमारी एनडीए सरकार हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करती। तो वही दर्शकों, उत्तर प्रदेश से खबर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की सूची जारी की है। पहली सूची में 68 जिलों की घोषणा की गई। इसमें 22 पिछड़ा वर्ग से है, वही 19 ब्राह्मण है। इसके अलावा 5 महिलाएं भी है। बीजेपी में हुए सांगठनिक बदलाव पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया एक्स पर सीएम ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सभी नवनियुक्त जिला एवं महानगर अध्यक्षगण को हार्दिक बधाई। पूर्ण विश्वास है कि आप सभी भाजपा की नीतियों और सिद्धांतों का पालन करते हुए संगठन को और अधिक मजबूत करेंगे और उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री के सुरक्षा एवं सुशासन के अभियान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। सभी को उज्जवल कार्यकाल हेतु अनंत शुभकामनाएं। खबर में दोस्तों आगे जानते हैं कि कल्की धाम के सर्वेसर्वा आचार्य प्रमोद कृष्णन ने औरंगजेब पर बड़ा बयान दिया है। मुगल शासक औरंगजेब को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई हिंदू संगठनों समेत अन्य लोगों ने भी औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर बड़े स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस बीच आचार्य प्रमोद कृष्णन ने
औरंगजेब की कब्र के बचाव में सामने आए हैं। इसको लेकर उन्होंने बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी की कब्र को तोड़ने की इजाजत सनातन धर्म नहीं देता है। उन्होंने कहा कि मुर्दे से लड़ना सनातन नहीं सिखाता है। सनातन धर्म उन सभी आत्माओं का सम्मान करता है जो धरती से जा चुकी है, जो मर चुके हैं। हम दुश्मन का भी अपमान नहीं करते। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने आगे कहा है कि आत्मा धर्म और लिंग से परे है। हम सभी आत्माओं का सम्मान करते हैं। किसी के दिल और आत्मा को दुखाना भारत की संस्कृति के खिलाफ है। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब कई हिंदू संगठन मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रहे हैं। तो वही दोस्तों, गुजरात कांग्रेस की ओर से बड़ी खबर सामने आई है, जिससे पता चला है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में गुजरात कांग्रेस के कुछ नेताओं पर बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया था। इस बारे में बोलते हुए उन्होंने अहम बयान दिया कि वह 20 से 30 लोगों को पार्टी से निकालने के लिए तैयार है। इस बयान से राज्य में पार्टी नेता और कार्यकर्ता असमंजस में है। अब सबकी निगाहें गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सांसद शक्ति सिंह गोहिल पर है। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान गोहिल ने टिप्पणी की कि राहुल गांधी के बयान से लेकर आगामी AICC सम्मेलन तक राज्य में पार्टी का दृष्टिकोण कैसे बदलना चाहिए, राहुल गांधी ने अपनी राय साझा की है। अहमदाबाद में ये बयान देने से एक दिन पहले उन्होंने जिला कांग्रेस अध्यक्षों, समिति अध्यक्षों और कर्मचारियों से लेकर कार्यकर्ताओं तक मुलाकात की। मैंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे जो सोचते हैं स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं, जिसमें मेरी गलतियां भी शामिल है। लोगों की प्रतिक्रिया थी कि जब कुछ लोग कांग्रेस में थे तो उनकी दोस्ती भाजपा नेताओं से थी। कार्यकर्ताओं ने अपने विचार व्यक्त, हर कोई बीजेपी की गुंडागर्दी की बात कर रहा था। सकारात्मक रूप से कहे तो हमें कांग्रेस सरकार के गांधीवादी मॉडल को फिर से स्थापित करना होगा, जब शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल को सबसे अच्छा और किफायती माना जाता था। गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदलने की चर्चा को लेकर गोयल ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि यह पूरी तरह से पार्टी आला कमान का अधिकार है। मैं पार्टी का सिपाही हूँ। जब मुझे बिहार का प्रभारी दिया गया तो सभी ने कहा कि यह काम करने के लिए सबसे कठिन राज्य है और मुझे दंडित किया गया, लेकिन एक पार्टी सिपाही के तौर पर मुझे अपनी भूमिका चुनने का कोई अधिकार नहीं है। जब पार्टी ने मुझसे गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए संपर्क किया तो मैंने AICC महासचिव वेणुगोपाल से कहा कि उम्र और समय बीत चुका है। कई महीनों के बाद पार्टी आलाकमान ने कहा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो वही 1990 के बाद से मैंने जो चुनाव जीते और हारे, उन्होंने मुझसे बहुत कुछ सिखाया कि बीजेपी और मोदी के खिलाफ जीतने के लिए क्या करना पड़ता है। हर चुनाव में बदलाव की आवश्यकता होती है, चीजें बदलनी होंगी और हम यह कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से 2-3 महीने पहले हुए सर्वे में अनुमान लगाया गया था कि आप सरकार बनाएगी। हमारे अपने सर्वेक्षण में कहा गया था कि पार्टी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और दिल्ली में हाथ मिलाना नहीं चाहती थी। हालांकि हम हार गए। हमें कड़ी मेहनत करनी होगी, रणनीति बनानी होगी। लोकतंत्र में मतदाता ही राजा होता है। गुजरात में हालात बेहद खराब है, अगर हम लोगों को यह समझा सके। तो वही दर्शकों, केजरीवाल और भगवंत मान को लेकर पंजाब से खबर भी सामने आई है। पंजाब में विपक्षी दल लगातार ये दावा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को पद से हटा दिया जाएगा। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इन दावों को सीधे तरीके से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भगवंत मान CM के तौर पर अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा करेंगे। विपक्ष के दावों पर सवाल किए जाने का जवाब देते हुए उन्होंने मीडिया से कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रविवार को मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही। हालांकि केजरीवाल ने यह भी कहा कि पंजाब में नशा और भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है। अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में पार्टी की सरकार के 3 साल पूरे होने पर रविवार को अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के होशियारपुर में 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान सत्र पूरा करने के बाद शनिवार को अमृतसर पहुंचे थे। केजरीवाल ने अमृतसर में संवाददाताओं से कहा है कि मान साहब ने 16 मार्च 2022 को पंजाब के मुख्यमंत्री पद संभाला था। आज हम यहाँ गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने आए हैं। 3 वर्षों में उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और लोगों की सेवा करते रहने की शक्ति प्रदान की। उन्होंने कहा है कि आज पंजाब में सबसे बड़ी समस्या नशा और भ्रष्टाचार है। पंजाब के 3 करोड़ लोग नशे और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए एक साथ आए हैं। यह न्याय की लड़ाई है, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है। तो वही खबर बिहार से है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में डेब्यू की चर्चा जोर शोर से चल रही है। बीते शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित होली मिलन समारोह में जिस तरह से निशांत कुमार की एंट्री हुई या फिर कराई गई, उससे ये पक्का माना जा रहा है कि जेडीयू ने राजनीति में निशांत कुमार के राज तिलक की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल है कि वे राजनीति में आते हैं
तो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर भी चर्चाएं चल रही है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि निशांत अगर चुनावी पारी की शुरुआत करते हैं तो फिर उसी हरनौत से चुनाव लड़ सकते हैं, जिस हरनौत से नीतीश कुमार ने अपनी सियासी पारी की शुरुआत की थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि हरनौत से निशांत लड़ते हैं तो जीत भी तय है। अब देखना होगा कि इन चर्चाओं में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि मुझे भारत में 1947 से पहले की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत अंतर नहीं दिखता। जब पाकिस्तान बन रहा था तो देश में कुछ लोगों ने यही स्थिति पैदा कर दी थी। पंडित नेहरू ने उस समय कहा था कि मैं भारत को पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। इसका मतलब ये है कि देश को कट्टरपंथियों के हाथों में नहीं जाने दिया जाएगा। आज दुर्भाग्य है कि देश ऐसे लोगों के हाथ में पड़ गया है। संघ परिवार ने खुद पर नियंत्रण खो दिया है और केवल दंगे कर रहा है, मस्जिदों पर हमले कर रहा है। शिवसेना ठाकरे पार्टी नेता संजय राउत ने ऐसा संवाददाता सम्मेलन में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में अच्छा माहौल नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इफ्तार पार्टी का आयोजन करती है और इनमें शामिल होती है, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी नेता इफ्तार पार्टी का विरोध कर रहे हैं। यह कैसा दोहरा मापदंड है। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता आए दिन मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या भूमिका है, ये समझना चाहिए। बीजेपी की इस देश में दंगा कराने की योजना है। जब तक दंगे न हो वे चुनाव नहीं जीतते। तो वही खबर में दोस्तों आगे जानते हैं कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गहरा रिश्ता है। अपना राजनीतिक करियर शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कई वर्षों तक संघ में पूर्णकालिक प्रचारक के तौर पर काम किया है। ऐसे में दोस्तों 30 मार्च गुड़ी पड़वा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत नागपुर में एक कार्यक्रम के लिए एक साथ मंच पर आएंगे। इस कार्यक्रम से पहले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने रेशिम बाग के स्मृति मंदिर में डॉक्टर हेडगेवार की समाधि पर जाएंगे। बताया जा रहा है कि भैयाजी जोशी की ओर से पंतप्रधान नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर के संघ का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। चूंकि यह संघ का शताब्दी वर्ष है, ऐसे में मोदी का यह दौरा काफी अहम होगा। तो वही दोस्तों खबर में आगे देखते हैं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 12 मार्च को पेंटिंग कार की अनुमति देने के बाद उत्तर प्रदेश में जामा मस्जिद को सफेद रंग में रंगने का काम रविवार को शुरू हुआ है। समाचार एजेंसी NIN ने इस बारे में खबर दी है। कोर्ट के निर्देश के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 13 मार्च को मस्जिद की पैमाइश की थी। पिछले साल 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद संभल में तनाव है। यह हिंसा मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के बाद भड़की थी। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत भी हो गई थी और पुलिस समेत कई लोग घायल हुए। वही इस मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। दोस्तों खबर में आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वियतनाम और अन्य देशों की यात्रा की आलोचना की है। बीजेपी ने मुद्दा उठाया है कि बिना किसी तरह की जानकारी सार्वजनिक किए ये दौरा विपक्ष के नेताओं के लिए अशोभनीय है। बीजेपी ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। राहुल गांधी के इस दौरे पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने टिप्पणी की है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि वियतनाम में नया साल, वियतनाम में ही होली। मुझे बताया गया कि उन्होंने वियतनाम में 22 दिन बिताए। उन्होंने इतना समय अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली में भी नहीं बिताया है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के वियतनाम प्रेम पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा है कि इससे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं। तो वही दर्शकों ब्रेकिंग बुलेटिन खबर में आपको आगे बताते हैं कि छावा नाम की यह फिल्म 14 फरवरी को देश में रिलीज हुई थी। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में औरंगजेब चर्चा में आए। समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी ने कहा है कि औरंगजेब एक महान शासक था, जिसके बाद भी काफी विवाद खड़ा हुआ था। इस बीच बीजेपी सांसद उदयनराजे भोसले ने औरंगजेब की कब्र को गिराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि औरंगजेब इस देश का एक कट्टर क्रूर शासक और लुटेरा था। छत्रपति शिवाजी महाराज को परेशान करने वाले और छत्रपति संभाजी महाराज की बेरहमी से हत्या करने वाले औरंगजेब की कब्र का महाराष्ट्र में महिमा मंडन और देवतीकरण किया जा रहा है। यह हमारे घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। इसे हमेशा के लिए रोकने के लिए औरंगजेब की कब्र को गिरा देना चाहिए। इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आया है। उदयनराजे के बयान के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हमें भी लगता है कि कब्र उखाड़नी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें कानून द्वारा की जानी चाहिए। उस कब्र की रखवाली की जाती है और कांग्रेस काल में उस कब्र को ASI द्वारा संरक्षित किया गया है। खबर में दोस्तों दिल्ली की ओर रुख करें तो देखा जाए कि दिल्ली नगर निगम ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी 156 एंट्री पॉइंट पर टोल टैक्स वसूली के लिए नई एजेंसियों को हायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत MCD ने बोलीदाता एजेंसियों को आवेदन करने को कहा है। साथ ही MCD ने जरूरी ऑनलाइन तकनीकी और वित्तीय प्रभाव भी जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली नगर निगम प्रस्ताव के जरिए इच्छुक एजेंसियों से
वाणिज्यिक वाहनों से टोल टैक्स वसूलने के अलावा टोल प्लाजा बैरियर को अपग्रेड और संशोधित करने के लिए आवेदन देने को कहा है। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 24 मार्च है। तो वही दर्शकों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब दौरे के दौरान कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने शनिवार 15 मार्च को अमृतसर में बीजेपी नेता लक्ष्मीकांता चावला से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत चावला से मुलाकात पर सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने किससे मुलाकात की और किससे नहीं, ये उनका निजी मामला है। तो वही दर्शकों, तमिलनाडु की ओर रुख करें तो तमिलनाडु में जारी भाषा विवाद के बीच डीएम के नेता टीकेएस इलंगोवन ने आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि पवन कल्याण को राज्य की राजनीति के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने तमिलनाडु में हो रहे हिंदी विरोध को लेकर स्टालिन सरकार की आलोचना की थी और हिंदी थोपने को लेकर कहा गया कि ये सिर्फ पाखंड है। ऐसे में तमिलनाडु की राजनीति में नया मोड़ देखने को मिल सकता है। तो वही तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पत्रकार के रूप में प्रस्तुत होकर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को सार्वजनिक रूप से शर्मसार किया जाएगा। उन्होंने विधानसभा में ये भी कहा कि आलोचना स्वीकार्य है, लेकिन परिवार के सदस्य को निशाना बनाना अनुचित है। विधानसभा में बोलते हुए सीएम रेड्डी ने बयान दिया कि ऐसा मत सोचो कि मैं मुख्यमंत्री होने की वजह से चुप हूँ। मैं तुम्हें नंगा कर दूंगा और पिटाई करवा दूंगा। मेरे कहने पर लाखों लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वह कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करेंगे, लेकिन इसे उनकी कमजोरी न समझे। तो देखा दर्शकों बुलेटिन न्यूज़ में इस फटाफट खबरों में।